दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा फेमिनिज्म के ऊपर। इसमें हम ये जानेंगे कि फेमिनिज्म के कितने वेव आए तथा इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फेमिनिज्म के कितने प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स, जब ये शब्द फेमिनिज्म हमारे जहन में आता है तो क्या हम समझते हैं? तो अगर फेमिनिज्म का सिंपल अगर कोई डिफिनीशन है तो वो ये है कि व्हाट इज हैपनिंग रॉन्ग विथ वुमेन इन द सोसाइटी और व्हाट हैज हैपेंड रॉन्ग विथ वुमेन इन द सोसाइटी। यानी कि औरतों के साथ क्या गलत हुआ है और क्या गलत हो रहा है। तो फेमिनिज्म ये डिमांड करता है कि भाई देखियो, ऐसा है कि आप मैन हैं तो ज़्यादातर जो देश है वो मेल डोमिनेंट कंट्री है, यानी कि पुरुष प्रधान देश है। तो जो वुमेन है वो ये बोलती हैं कि ठीक है, आप जहाँ जाना चाहते हो जाओ, बट वी वांट इक्वालिटी। तो अगर एक पुरुष को जितना ज़्यादा चांसेस मिलती है ग्रो करने के लिए, उतना ही ज़्यादा चांसेस हमें भी मिलनी चाहिए। यानी फेमिनिज्म इक्वालिटी की बात करती है कि मैन और वुमेन में कोई भी जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो नहीं होना चाहिए। दोनों इक्वल माने जाने चाहिए और दोनों को उतना अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो दोनों के दोनों ग्रो कर सके। अब दोस्तों, अगर बात करें वेव ऑफ फेमिनिज्म की, तो जो पहला वेव ऑफ फेमिनिज्म है वो आया मिड 90th सेंचुरी में और अर्लियर 20th सेंचुरी के आसपास। यानी कि जब विक्टोरियन पीरियड चल रहा था तो उस वक्त जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी और उसके साथ साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी चल रहा था। तो हुआ क्या कि अब एक तरफ वार चल रहा है और एक तरफ इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है। तो वार के लिए लोग चाहिए और इंडस्ट्रीज के लिए भी लोग चाहिए, वर्कर चाहिए कि वो वहाँ पर काम करे। तो हुआ क्या कि क्वीन विक्टोरिया ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि ठीक है, जो पुरुष हैं उसको तो आप वार में बुला लीजिए। और पुरुषों ने कहा ठीक है, और पुरुषों ने बोला, यानी कि मैन ने वुमेन को ये बोला कि आप चले जाओ, आप इंडस्ट्रीज में काम कर लो। तो वो इस पर अग्री हो गई कि ठीक है, चलिए हम जाते हैं वहाँ पे और हम वहाँ पर ये चीज़ भी आपका कर देंगे। तो दोस्तों, अब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म हुआ तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ख़त्म होने के बाद जब मैन वापस आए और उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हमने भाई युद्ध तो है जो ख़त्म हो चुका है और जो हम लोग का काम है, यानी कि जो आप काम करते हो वो हम लोग को करने दो। यानी कि वुमेन को उन्होंने ये बोला कि डायरेक्टली उन्होंने ये बोला कि आप काम छोड़ो, आप जाओ घर गृहस्थी का काम संभालो। तो दोस्तों, यहीं से फेमिनिज्म राइज होती है। यानी कि औरतों ने ये बोला कि हाँ भाई, क्यों हम छोड़ दें? क्या हम आपसे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? जो हमारा काम करने का स्टाइल है क्या वो गलत है? तो फेमिनिज्म की शुरुआत मिड 19th सेंचुरी और अर्लियर 20th सेंचुरी से मानी जाती है। दोस्तों, ये जो वेव आया उसमें औरतों ने, यानी कि वुमेन ने ये बात किया कि हमें फंडामेंटल हमारी राइट होनी चाहिए। अगर हम अपने हस्बैंड से खुश नहीं हैं तो हमें डाइवोर्स चाहिए और हम वोट दे सकते हैं, तथा उसके साथ साथ हमें एजुकेशन भी चाहिए। ये जो थी ये पहले वेव ऑफ फेमिनिज्म में पॉइंट रखी गई। जब दूसरा वेव आया 1960 में, तो अब उनको फंडामेंटल राइट मिल चुके थे, उनको राइट थे डाइवोर्स के, वोट के, एजुकेशन के। लेकिन एक चीज़ और कमी थी। 1960 का जो फेमिनिज्म का वेव था उसमें वुमेन ने ये बोला कि ठीक है, आपने हमारे फंडामेंटल राइट तो दे दिए, लेकिन शादी के बाद जो एक बच्चा जन्म लेता है तो इसमें सिर्फ फादर का ही योगदान नहीं होना चाहिए। योगदान का मतलब कि सिर्फ अगर वो बोल दे कि हाँ मुझे आज बेबी चाहिए तो फिर बेबी होगा, और अगर मैंने बोला कि अभी बेबी नहीं चाहिए तो नहीं होगा। तो वुमेन ने ये बोला कि नहीं, जो हमारा जो राइट है उसमें एक और राइट जोड़िए कि अगर हम चाहें तभी बेबी हो, और अगर हम नहीं चाहें, अगर हम इसके लिए रेडी नहीं हैं तो वो बेबी अभी इस दुनिया में नहीं आएगा। दोस्तों, ये जो मूवमेंट थी वो डोमेस्टिक वायलेंस को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। उसने बोला कि अगर कोई जो एक हस्बैंड है अपने वाइफ को मारता है तो वो जेल भी जा सकता है, और ये चीज़ 1960 में पारित किया गया। दोस्तों, जो तीसरा वेव आया फेमिनिज्म का वो नॉन वाइट ग्रुप में था, स्पेशली इन अमेरिका। तो हुआ गया कि पहले तो
जो काले लोग होते हैं उनको वाइट के द्वारा सप्रेस किया जाता है, यानी कि गोरे लोग उनको तुच्छ समझते हैं। वो समझते हैं कि यार ये क्या है, मतलब तुम काले हो, तुम हमारे सामने हो क्या। सही बात है, वो ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा समझते हैं। लेकिन जो औरतें होती हैं, यानी कि जो ब्लैक औरतें होती हैं, उन्होंने अपना जो आवाज़ था वो और ज़्यादा बुलंद करने लगी और उन्होंने ये बोला कि भाई एक तो हम ब्लैक हैं तो हमको सप्रेस किया जा रहा है, और ऊपर से हम लोग औरत हैं तो हमको और ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है, यानी कि हमें डबल सप्रेशन का शिकार होना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आया, उसने ये बोला कि हम ठीक है, हम काले हैं, हम मानते हैं, लेकिन हमारा भी राइट होना चाहिए। तो अभी तक ये जो चीज़ था ये सिर्फ गोरों के लिए था, लेकिन जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आया तो इसमें ये सारे चीज़ जो सेकंड वेव और फर्स्ट वेव में हमने बात की थी, वो सारे के सारे चीज़ थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में भी जोड़ा गया। अब दोस्तों, जो चौथा वेव है फेमिनिज्म का, वो समवेयर अराउंड 2005 के आसपास आया, जो ये बात करता है कि एक औरत जो है उसको आप सेक्सिएस्ट इमेज के रूप में प्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि हम ऐड देखते हैं आजकल के, तो किसी अगर मतलब फेयर लवली का ऐड करना है या फिर कोई भी क्रीम है उसका ऐड करना है, तो हम कोई औरत को पिक करते हैं, या फिर कोई अगर शॉर्ट ड्रेस को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है या फिर मार्केट में लानी है तो हम औरत को लाते हैं और एक सेक्सीएस्ट इमेज उनका दिखाते हैं कि हाँ भाई आप इतना ही पहनो कि थोड़ा आप सेक्सी लगो, एंड व्हाट विल हैपन दैट द क्राउड विल अट्रैक्ट टू दैट एड मोर। ठीक है, तो जो चौथा वेव ऑफ फेमिनिज्म आया, जो आई थिंक कि ये जो वेव है वो अभी तक चल ही रहा है, यानी कि ये चौथा वेव अभी तक चल रहा है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो उसने ये बात किया कि आप एक औरत को एज ए सेक्सिएस्ट इमेज के रूप में प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये जो चीज़ थी ये इसने बहुत ज़्यादा तेज़ी से आग पकड़ा। तो एक राइटर हैं लॉरा मुल्वे, उन्होंने लिखा विजुअल प्लेजर एंड नरेटिव सिनेमा। इसमें उन्होंने ये बात किया कि आज कल के जो मेल हैं वो औरत को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, यानी कि हम जो भी मूवी देखें तो उसमें जो एक्टर है उसको हमेशा ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है अकॉर्डिंग टू एक्ट्रेस, और हम उन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में भी देखते हैं। तो हम मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द मेन डोमिनेंट, बट हमारे मतलब मेल में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो औरत को एक अच्छे दृष्टि से नहीं देखते हैं। और यही बात लॉरा मुल्वे भी बोलती है कि जो एक औरत है उनको ना हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना दिए हैं, ऑब्जेक्ट बनाकर हम उन्हें देखते हैं। दोस्तों, इसमें जो दूसरा नाम आता है वो साइबर्ग मैनिफेस्टो लिखा डोना हार्वे ने। तो डोना जे हार्वे ने एक बुक लिखा साइबर्ग मैनिफेस्टो, और उसमें इन्होंने ये बात किया कि जो आज हम फेमिनिज्म का बात कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि एक बाइनरी अपोजिशन बन गया है, यानी कि अगर फीमेल को समझना है तो आप उसको मेल का एग्जाम्पल देते हो। जैसे कि बाइनरी अपोजिशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि यार दिन कैसा होता है, तो आप उसको दिन दिखाने से पहले आप उसको रात दिखाओगे कि देखो रात में अंधेरा होता है, तो दिन में जाओगे तो तुमको उजाला मिलेगा। यानी कि अगर किसी चीज़ को हमको समझना है तो हम उसके अपोजिट वाले चीज़ को लेते हैं, यानी कि कुछ हद तक स्ट्रक्चरलिज्म भी यही बोलता है कि अगर आप किसी एक चीज़ को समझना चाहते हो तो आप उसका अपोजिट चीज़ ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो डोना जे हार्वे ने ये बोला कि अगर हम इस बाइनरी अपोजिशन को ही ख़त्म कर दें तो ये जो फेमिनिज्म है वो अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा। उन्होंने ये बोला कि बस हम वुमेन को और मैन को, ये जो वर्ड है वुमेन और मैन, हम इसको रिमूव कर देते हैं और बाकी सारा का सारा प्रॉब्लम है जो अपने आप सोल्व हो जाएगा। दोस्तों, मैरी एस्टेल नामक एक राइटर थी जिनका एक बुक था अ सीरियस प्रपोजल टू द लेडी, जिनको हम लोग फर्स्ट फेमिनिस्ट भी बोलते हैं। दोस्तों, ये जो टेक्स्ट है, मैं आगे अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके बारे में कोई एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं कि फेमिनिज्म के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, पहला जो टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म है वो है लिबरल फेमिनिज्म।
लिबरल फेमिनिज्म ये बोलता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठीक है आप फेमिनिस्ट हो तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाए, और अगर मेन है तो अब आपको आगे बढ़ाने के लिए उनको कम अपॉर्चुनिटी दी जाए। होना क्या चाहिए कि दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम औरत को ही अपॉर्चुनिटी दे जाएं और जो मर्द हैं उनको हम अपॉर्चुनिटी ना दें, यानी मैन को हम अपॉर्चुनिटी ना दें। तो लिबरल फेमिनिज्म बात करता है कि वुमेन और मैन दोनों इक्वल होकर चलें, और ये सबसे बेस्ट तरीका है। दोस्तों दूसरा जो फेमिनिज्म है वो रेडिकल फेमिनिज्म है। वो ये बोलता है कि जेंडर शुड नॉट बी देयर इन सोसाइटी। मतलब कि जो जेंडर है यानी कि लिंग और पुल्लिंग, मैस्कुलिन और फेमिलिन, ऐसा होना ही नहीं चाहिए सोसाइटी में। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फेमिनिज्म है, जैसे कि जेंडर बन चुका है ना कि मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल के कारण ही आज एक गैप बनते जा रहा है। ठीक है, हम मेल को हमेशा फीमेल से सुपीरियर मानते हैं, तो हम कभी भी जो फेमिनिज्म है उसको हम सक्सेसफुल नहीं होने दे सकते अगर ये जो क्या बोलते हैं, अगर ये जेंडर जो है, अगर जब तक इस सोसाइटी में रहता है तब तक हम इसको अच्छे से हटा नहीं सकते। ठीक है, तीसरा जो फेमिनिज्म आता है वो है ब्लैक फेमिनिज्म। अब ब्लैक फेमिनिज्म जिसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लैक फेमिनिज्म ये बोलता है कि एक तो भाई हम वुमेन हैं तो आप हमको सप्रेस कर रहे हो, और ऊपर से काले हैं तो और ज़्यादा सप्रेस कर रहे हो। दोस्तों ये जो ब्लैक फेमिनिज्म है ये सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के बाद आया था। ठीक है, जो चौथा फेमिनिज्म है वो है कल्चरल फेमिनिज्म। अब कल्चरल फेमिनिज्म ये बात करता है कि अगर हम एक बेटर सोसाइटी चाहते हैं तो हमें मेल की जगह फीमेल को सुपीरियर बताना होगा। और उसका वो ये एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे गृहस्थी को अगर गृहस्थी संभालना है तो ये सबसे बेटर औरत ही संभालती है, अगर बेबी को संभालना है तो सबसे अच्छा औरत ही संभालती हैं। तो अगर ये दो बड़े काम अगर वुमेन कर सकती हैं तो जो छोटे मोटे काम है, ऑफिस में काम करना या फिर और कोई काम करना, वहाँ वो क्यों नहीं कर सकती। तो जो कल्चरल फेमिनिज्म है वो ये बोलता है कि हमें मेल जो सुप्रीमेसी है उसको हटाना चाहिए और फीमेल सुप्रीमेसी को आगे बढ़ा देना चाहिए। दोस्तों अगला जो फेमिनिज्म है वो है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। अच्छा, अब मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म ये बोलता है कि अगर हम जितने भी प्रॉपर्टी हम कमाते हैं अगर वो हम बराबर बराबर मेल में और फीमेल में बांट दें तो फेमिनिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी कि सारा का सारा फेमिनिज्म इसी पर तो निर्भर है कि हाँ भाई इनका ये ज़्यादा सुपीरियर इसलिए है क्योंकि इनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इनके पास ज़्यादा पावर है। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म ये बोलता है कि अगर हम प्रॉपर्टी को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दें, यानी कि मेल को और फीमेल को दोनों को इक्वल इक्वल दे दें, तो फेमिनिज्म होगा ही नहीं। जो एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ी हो रही है वो होगा ही नहीं। दोस्तों अगला जो फेमिनिज्म है वो है सोशलिस्ट फेमिनिज्म। तो सोशलिस्ट फेमिनिज्म ये बोलता है कि फीमेल को सिर्फ इसलिए नहीं सप्रेस किया जा रहा है क्योंकि वो फीमेल है, बल्कि उन्हें इसलिए भी सप्रेस किया जा रहा है क्योंकि वो उनका जो एज है, उनका जो रेस है, उनका जो रिलीजन है, वो एक प्रॉपर्टी की तरह दिखाया जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी की तरह दिखाने का मतलब ये कि जो मेल हैं वो इनको इन्फीरियर बता देते हैं कि यार तुम मुझसे छोटी हो तो तुम मुझसे अच्छा नहीं कर सकती, तुम अभी जो रेस चल रहा है उसमें मैन आगे हैं तो तुम अच्छे से नहीं कर सकती। रिलीजन में जो भगवान भी है वो जीसस क्राइस्ट थे, लॉर्ड राम थे, गुरु नानक थे, तो ये चीज़ भी आप देखो तो इसमें मेल थे तो तुम इसको भी तुम अच्छे से नहीं क्लियर कर सकती। तो सोशलिस्ट फेमिनिज्म ये बोलता है कि सिर्फ फीमेल को इसलिए नहीं दबाया जा रहा है क्योंकि वो फीमेल है, बल्कि उन्हें इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि उनको एज, रेस और रिलीजन में भी कन्वर्ट कर दिया गया है जिसमें मेल अपने आप को सुपीरियर बताते हैं। दोस्तों अगर कुछ फेमस बुक की बात करें फेमिनिज्म में तो उसमें हम पाएंगे कि जो मोस्ट फेमस बुक लिखी गई है वो है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन बाय मैरी वोllstonecraft। दोस्तों ये जो बुक है वो
नेट के एग्ज़ाम में 2 बार पूछा जा चुका है कि विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन किसके द्वारा लिखी गई है। ऐसा ये भी माना जाता है कि मैरी वुllstonecraft भी फर्स्ट फेमिनिज्म थी, लेकिन मैरी स्टेल और मैरी वुllstonecraft के बीच थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न है। तो आप कमेंट करके बताइए कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, ताकि अगले बार जो मैं वीडियो बनाऊँ तो उसमें मैं अपने आप को थोड़ा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकूं। दोस्तों, जो दूसरा बुक है वो है समर ऑन द लेक बाय मार्गरेट फुलर। अगर आप नेट के स्टूडेंट हो तो आपको इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने एक और बुक लिखा है वुमेन इन द 19th सेंचुरी। तो ये बुक भी इम्पॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, जो थर्ड बुक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा रूम ऑफ वंस ऑन। ये एक गजब की बुक है। अगर आप फेमिनिज्म को थोड़ा डिटेल से समझना चाहते हो तो मेरा ये एक एडवाइस है कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ो। इस बुक में उन्होंने बताया है कि अगर आप एक वुमेन हैं और आप अपने आप को सोसाइटी से दूर रखना चाहती हैं, दूर रखने का मतलब कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहती हैं, मैन डोमिनेंट से आगे निकलना चाहती हैं, तो आपके पास कुछ सर्टेन चीज़ होनी चाहिए। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। आप मुझे इंस्टाग्राम पे सपोर्ट कर सकते हो, और अगर कोई भी टेक्स्ट चाहिए आपको कि मैं उसको ट्रांसलेट करूं या उसको एक्सप्लेन करूं अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसमें मुझसे जो गलती हुई उसके लिए तो सॉरी, और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं कि हाँ, आप यहाँ फंस रहे हो, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वो गलती ना कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, कीप लविंग लिटरेचर।